वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अच्छे माहौल में तकरीर हुई। उन्होंने भी अपोजिशन पर इल्ज़ामात के बजाय इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत दी। अहम बात यह है कि इस तकरीर से पहले बिलावल भुट्टो और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान झड़प हुई, ताहम बाद में स्पीकर असम्बली और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिनमें खबरों के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से मुतालबा यह किया गया कि अगर वज़ीर आज़म अपोजिशन पर इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे तो उनकी तकरीर में रुकावट नहीं डाली जाएगी। लेकिन इस दौरान कई सीनियर अपोजिशन रहनुमा इजलास से गैर हाजिर थे। हमारा सवाल यह है कि क्या इस मुस्बत पेशरफ्त के बाद इंतखाबी इस्लाहात पर भी अपोजिशन हुकूमत के साथ आगे बढ़ेगी या ये अच्छा ताल्लुक इजलास के साथ ही खत्म हो जाएगा। पैनल का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिर महमूद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद ट्रैप साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नासिर बेग चुगताई साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, इसके साथ साथ अतर काज़मी और नसीम सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी, लगता है कि कुछ बेहतर होने जा रहा है या फिर ताल्लुकात की ये बहाली महज चंद घंटों की थी? देखना पड़ेगा आगे चलकर कि किस तरह ये ट्रेन ट्रैक पर चलती है। अच्छा लगा मुझे, आज बहुत अच्छा लगा कि पिन ड्रॉप साइलेंस थी। 96 थे अपोजिशन के लोग जो बैठे थे और उन्हें कोई नारा वारा नहीं लगाया। नारे लगे तो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से लगे, कोई नारा तकबीर लगा रहा था, कोई इमरान खान जिंदाबाद लगा रहा था। जलसे का माहौल बन गया था वो, और तकरीर भी जलसे वाली थी, तकरीर भी जलसे वाली थी। वही मोटिवेशनल स्पीच थी जो वो हर जगह करते हैं, जो हमें रट चुकी है। सिर्फ अफ़गानिस्तान का जो एक मामला था वो हम बाद में बात कर सकते हैं इस पर, वो एक नया था और अच्छा था वो। तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आगे चलने का, तो दो रास्ते आगे चलने के। एक अफ़गानिस्तान के बारे में जो एक मीटिंग होनी है वो है, और रिफॉर्म्स के बारे में। रिफॉर्म्स इंतखाबी भी हो सकती है, रिफॉर्म अदालती भी हो सकती है, ज़रई भी हो सकती है, तालीमी भी हो सकती है। जितने रिफॉर्म्स आपके एजेंडे पर हैं, जो अभी तक जिनका तस्करा ही नहीं आया है, जो वादा किया था पीटीआई ने, उन पर बात भी हो सकती है। और बात किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जाता। देखिए, आज का जो मामूल हुआ है वो यही हुआ ना कि आपने बात की स्पीकर साहब से, सारी मुखालफत के बावजूद अपोजिशन इस बात पर कायल हो गई कि ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर ये ना करें तो हम चुप रहेंगे। तो मंजूर हम चुप रहे, वो हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा वाली बात थी। तो वो हो गया। ये होना चाहिए, इस तरह का माहौल होना चाहिए, लेकिन कब्रिस्तान का माहौल नहीं होना चाहिए। अच्छे जुमले होने चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए। मेरा ख्याल है बिलावल ने कह दिया है कि वो तैयार हैं अफ़गानिस्तान पे मीटिंग में, शायद इंतखाबी इस्लाहात पर भी बात हो जाएगी और दूसरे रिफॉर्म्स पर भी। बात सिर्फ ये सीरियस बात की जाए, छछोरापन बिल्कुल ना हो, और अरे जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो बेहतरी होनी चाहिए। ठीक हो गया। जनरल साहब, इंतखाबी इस्लाहात पर हम देख रहे हैं कि डे 1 से तनाव है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। आप समझते हैं कि क्या हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर ला पाएगी अपोजिशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जो हालात नजर आते हैं उससे तो यही लगता है कि हुकूमत का एटीट्यूड भी बदला है और सीरियस है इस मामले में कि हमें लेजिस्लेशन करनी है, आगे बढ़ना चाहिए। तो लगता है कि ऑपोजिशन की तरफ से भी एक पॉजिटिव रिस्पांस आएगी। मामला सीरियस हैं, अब इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर इस्लाहात करनी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। ये मेरा ख्याल है पहली दफा हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी मुफाहमत नजर आई है, और होना भी यही चाहिए था कि बजाय इसके कि एक दूसरे को बुरा भला कहने के, आप वहां पे काम की बात करें। आपने जो जिम्मेदारियां आपकी लेजिस्लेशन के मामले में वो अदा करें, ना कि आप सिर्फ एक दूसरे पर लान तान करके घर चले जाएं और अवाम तमाशा देखते रहें। तो अभी लगता ये है कि कुछ सीरियसनेस मौजूद है और कुछ न कुछ बात आगे बढ़ेगी। ये जो गुडविल है इसको रिटेन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा काम ना किया जाए तो हुकूमत की अपने लिए फायदा है कि वो लेजिस्लेशन करवा के अपने हिसाब में बता सकती है कि जी हमने इतना कुछ किया। और इसमें फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, इसमें हमारे इकोनॉमी के बहुत इश्यूज हैं। आप सिर्फ इलेक्शन की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा गंभीर चीज हमारी है
कि इकोनॉमी के मामले में कर्जे उतारने के बारे में कोई स्ट्रेटजी वर्कआउट की जाए जो नेशनल लेवल की, या बात करें कि हम बिल आखिर इन कर्जों से कैसे जान छुड़ाएंगे, क्या तरीकाकार होगा। और उसमें जब तक तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस उसमें शरीक नहीं होंगी, वो हमेशा उस पर तानाजनी रहेगी कि जी आपने अवाम का ये हक मार दिया, वो मार दिया, कर्जे उतारने की बात कोई नहीं करेगा। तो इस वजह से मैं समझता हूँ जो मसाइल आज हैं वो इतने शदीद, इतने गंभीर हैं, आपके फॉरेन पॉलिसी के मसाइल हों या इकोनॉमी के हों या ये इलेक्टोरल सिस्टम के हों, इन सब पे बड़े सीरियस रवैया अख्तियार करना चाहिए, गवर्नमेंट को लीड लेनी चाहिए। फिर उम्मीद तो है कि इनका एटीट्यूड अच्छा रहेगा, सीरियस रहेगा और उससे कुछ लेजिस्लेशन भी हो सकेगी। ठीक हो गया। डॉक्टर नाज़िर, जैसा कि जनरल साहब ने भी कहा कि कुछ संजीदगी आज नज़र आई और थोड़ी सी मफाहमत की जो राहें हैं वो हमवार होती हुई नज़र आई, तो क्या लगता है कि आगे भी मफाहमत हो पाएगी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान? जी बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि मैं पुरुमीद आदमी हूँ, अच्छी चीज़ की तवक्का रखता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये आज का, पहली बात तो ये कि आज का जो इजलास हुआ ये एक बहुत सेहतमंद अमल है और यही एक सियासी और जमहूरी अमल है जिसको आगे बढ़ना चाहिए। और एक पार्लिमानी जमहूरियत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें लोगों को बात करने का मौका मिलता है। उसमें बेशक आप बात से इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये गुफ्तशुनीद का जो कल्चर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, ये एक बहुत बड़ी देन होती है किसी भी सियासी इर्तिका की। तो बात तो बहुत अच्छी है। अच्छा, अब जहाँ हम इंतखाबी इस्लाहात की जो बात हम करते हैं तो उसमें ज़रा सा ये देखना पड़ेगा कि पिछले 3 साल में अब इन्होंने जहाँ तक अब ये पहुँचे, उम्मीद है कि खान साहब और इनकी पार्टी ये पेशकश जो है इन्होंने पूरे खुलूस से की होगी, क्योंकि पिछले 3 साल में वो खुलूस इनमें नज़र नहीं आया। वो इस तरह से नज़र नहीं आया कि एक तरफ तो इन्होंने इख्तिदार में आने के बाद फौरी तौर पे ही अपोजिशन पे चढ़ाई कर दी, लोगों को पकड़ो जेल में डालो, आज भी वो यही कहते रहे। तो इस तरह के रवैयों से जब आप एक तरफ बातचीत की दावत देते हैं तो आपको अपने वज़रा को और तमाम लोगों को ये समझाना चाहिए कि भाई आप अपनी जो गुफ्तगू का अंदाज़ है वो मुफ़ाहिमाना रखें, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ाई करने की कोशिश न करें। तो अगर ये मुखलिस हैं तो इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। और जो अपोजिशन है हस्ब इख्तलाफ है उसको भी ये चाहिए कि अगर ये मुखलिसाना पेशकश आगे बढ़ती है और वज़रा का और इमरान खान साहब का रवैया ठीक रहता है तो इनको ज़रूर इसमें गुफ्तगू में शामिल होना चाहिए। मैं मिसाल एक दूँगा कि जब बड़े ऐसे मसाइल होते हैं तो 1988 की बात है जब जुनेजो साहब की हुकूमत थी और उस वक्त जेनेवा मुआहदा साइन करने की बात हो रही थी और ज़ियाउल हक साहब उसके मुखालिफ थे, लेकिन जुनेजो साहब ने ये कहा कि मैं अपोजिशन को बुलाऊंगा और उसमें तमाम इख्तलाफात के बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने न सिर्फ उन मुज़ाकरात में शिरकत की थी बल्कि उस जेनेवा मुआहदे की हिमायत की थी। तो इससे क्या सबक मिलता है? इससे सबक ये मिलता है कि आप बेशक हुकूमत से इख्तलाफ रखते हो, लेकिन अगर बड़े मसाइल पर गुफ्तशुनूद की दावत आए तो वो स्पेस छोड़नी नहीं चाहिए, उस गुफ्तशुनूद में शामिल होना चाहिए। यही असल जमहूरी कल्चर है। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यही असल जमहूरी कल्चर है। आपके ख्याल में वज़ीर आज़म राजी कैसे हो गए कि उन्होंने जो तकरीर किया आज उसमें अपोजिशन पर किसी किस्म के इल्ज़ामात नहीं लगाए, अपोजिशन के खिलाफ कोई बात नहीं की? देखिए, वज़ीर आज़म साहब की तकरीर का जहां तक ताल्लुक है उससे पहले ऑपोजिशन की तरफ से जो रवैया आज फिर अपनाया गया, बिलावल साहब ने माहौल खराब करने की कोशिश की, तो ऑपोजिशन का तो पहले दिन से ये है। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑपोजिशन क्या कहती है, हम पे क्या इल्जाम लगाए। अगर कोई किसी के करप्शन के ऊपर बात हो या ये कहा जाए कि चोरों को पकड़ना चाहिए तो वो सारे कहते हैं जी ये हमारे ऊपर बात हो गई। आज भी जो वो बात कर रहे थे उस पर भी वो कुछ नाखुश होंगे कि कुछ चीजें जो उन्होंने बात की, जराइम के हवाले से बात की, करप्शन के हवाले से थोड़ी बात की कि करप्शन होगी तो मुल्क गरीब होगा, तो वो अपोजिशन ये समझती है कि ये सारी हमारे ऊपर तनकीद हो रही है। हालांकि ये मुल्की मसाइलें, मुल्क के अंदर जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसके ऊपर बात आपको करनी पड़ती है। प्रॉब्लम यहां पे हमारा ये रहा इस पार्लियामेंट के अंदर के पहले दिन से ही अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर को बात नहीं करने दी। जिस दिन वो इस ईवान से मुंतखब हुए उस दिन आप अभी वीडियो निकाल के देख लें कि क्या मनाजिर थे वहां पे। इमरान खान को बोलने नहीं दिया जा रहा था। तो रवैया हमेशा से ऑपोजिशन की तरफ से ऐसा रहा है जिसकी वजह से माहौल खराब होता रहा। दूसरी बात यह है कि मुफाहमत की हम बात करते हैं। अब ऑपोजिशन की नजर में मुफाहमत ये नहीं है कि कानून साजी होगी, बैठ के बातें करेंगी। उनकी मुफाहमत का आइडिया ये है कि हमारे जो करप्शन के केसेस हैं उनको आप छोड़ दें, उसके ऊपर आप बात ना करें। वो बार बार ये गिला करते हैं कि जी फलाना बंदा पकड़ा गया, फलाना पकड़ा गया। क्या इमरान खान ने उसको जाके पकड़ा? क्या इमरान खान ने उसके ऊपर कोई केस बनाया? पुराने केस चले आ रहे हैं। अगर आपकी मुफाहमत का नजरिया ये है कि किसी भी करप्ट
इंसान के ऊपर कोई क्वेश्चन ना किया जाए, या खुदा ना खास्ता अगर किसी के ऊपर कोई इल्जाम है तो उससे उसकी वजाहत ना मांगी जाए। अगर वजाहत मांगी जाएगी तो उससे जमहूरी अमल खराब हो जाएगा। तो ये वो मसला है अपोजिशन के साथ जिसकी वजह से हमारा माहौल खराब रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जितनी भी अपोजिशन है, चाहे बिलावल साहब हो, उन्हें भी देखा कि जब उनकी वालदा 90s में पार्लियामेंट के अंदर थी, पार्लियामेंट के अंदर क्या माहौल था। तो ये सब लोग वो चीजें वहां से सीख के आए। तो वो कहते हैं ना कि किसी चीज को अनलर्न करना टाइम लगता है। तो उम्मीद यही करते हैं कि वक्त के साथ साथ चीजें बेहतर होंगी। और अब ये जो ऑफर आई है हुकूमत की तरफ से कि मिल बैठ के करें, पर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन इस तरह का माहौल कायम रहेगा। ठीक है, यानी आपको लगता है कि ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात की दावत को कबूल नहीं करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, बल्कि उल्टे मजीद इसके अंदर से नुक्ते निकालेगी। और आप देखेंगे 2 दिन के बाद फिर दस्तो गिरबां होंगे दोनों पार्टीज। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं, इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत कबूल होगी क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाइस्ता। जैसे जमहूरियत की बात हो रही थी, असम्बली के माहौल के चलने की बात हो रही थी, तो आप देखें कि जो बरतानिया सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाती है, उसने भी एक ज़माने में विलियम वॉलिस के जो है वो हाथ पैर काट के जो है वो बरतानिया के चारों कोनों में दबा दिए थे। उसके बाद एक प्रोसेस चला है, कंटिन्यूस प्रोसेस चला है, जिसकी वजह से अब आप देख रहे हैं कि वो यस सर, नो सर, सॉरी सर करके बात करते हैं, थैंक यू करके बात करते हैं। हमारे मुल्क में भी ये है कि इसमें तसलसल जो असम्बलियों के थे या पार्लियामेंट के थे, उनको बहुत दफ़ा तोड़ा गया, उनके मुझे रुकावटें डाली गई, जिसकी वजह से वो तसलसल नहीं आ पा रहा। जब तसलसल आता है तो बेहतरी आनी शुरू होती है। कभी आपस में लड़ते हैं, कभी अच्छी तरह बात करते हैं, कभी हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, खानों में एक दूसरे के जाते हैं। तो असम्बली का माहौल इसी तरह दुरुस्त होगा कि जमहूरियत इसी तरह चलती रहे और आवाम इनको देखती रहे, क्योंकि आवाम भी तो देख के फैसला करती रहे कि असम्बली में किसने किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की, किसने पर्चियाँ फाड़ी, कौन किसके ऊपर हमला आवर हुआ। तो अगर ये प्रोसेस चलता रहेगा तो ठीक है। आज भी जैसे असम्बली का शुरू में माहौल ख़राब हुआ, क्योंकि बिलावल अभी छोटे हैं, बहुत हिल के बातें कर रहे थे, मैच्योरिटी वक्त के साथ साथ उनमें भी आ जाएगी और पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा आई है। फिर शाह महमूद साहब ने उनको जिस तरह गुफ्तगू की और जवाब दिए, फिर अपना उसके बाद जब स्पीकर ने कहा कि वो किसी की बात नहीं सुनते, तो ये सारा पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है और इसको रहना चाहिए। खामोशी भी इस तरह नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल एक डल सा माहौल वहाँ पे हो जाए। इंतखाबी इस्लाहात की जहाँ तक आपने बात की है तो उसमें अपोजिशन को जोर ज़बरदस्ती के साथ, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको अपने साथ बिठाएं और जो इंतखाबी इस्लाहात लेके आए। ठीक, एनवीसी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अथर ने वो तमाम तकरीर का वो हिस्सा जो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में नहीं कर सके यहाँ बता दिया आपको, NRO वगैरह का। लेकिन मैं कहना चाह रहा था जब तक स्पीकर नहीं बनेंगे, थोड़ा दम पकड़ना चाहिए उनको, उस वक्त तक पार्लियामेंट नहीं चल पाएगी। कल भी उससे गलती हुई है, नसीम जानते हैं बहुत अच्छी तरह क्या क्या गलती की उन्होंने। उससे पहले भी अपनी रूलिंग वापस ले चुके हैं वो, मखदूम शाह महमूद के कहने पर, और उससे पहले भी हो चुका है। तो स्पीकर नहीं, फ़खर इमाम को बिठा दें भाई, फ़खर इमाम को ला के बिठा दें, उनको नहीं बिठाएंगे, उनसे डरते हैं, उनसे पर जलते हैं, क्योंकि फिर वो बहुत सी बातें कर देंगे। तो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनना चाहिए, हुकूमत बने, अपोजिशन बने, बात ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। हमारे ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना यह है कि इंतखाबी इस्लाहात की जो दावत हुकूमत की जानिब से दी गई है वो अपोजिशन को कबूल करनी चाहिए, जबकि अथर का मानना यह है कि ये दावत कबूल नहीं की जाएगी। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान माहौल एक मरतबा फिर से कशीदा हुआ, जो कि हमने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के दरमियान तल्ख कलामी हुई और दोनों ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो और शाह महमूद कुरैशी आमने सामने हुए, क्या उन्होंने बातें की हैं, आपको जरा सुनवाते हैं। खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज। जनाब स्पीकर, आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, मैं भी इनको जानता हूं। जब ये इतने से जब कोने में खड़े होते थे और गिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं, ये मुझे क्या जानते हैं। ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2018 में तुम्हारी जबान से जब्त करके आया, बैठा हूं यहाँ। क्या बात कर रहे हैं। हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में कैंपेन करता था।
दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वज़ीर आज़म बना दो। इसने गिलानी की बात की है, यूसुफ रज़ा की, कम से कम उसको मुका का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ना बनाया होता। ये तो सरकारी वोटों से गिलानी आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना। यानी मामला सियासत से जातियात पर उतर आया। जनरल साहब, ऐवान में एक मरतबा फिर से जाती इल्जामात की बौछार, आपके नजदीक क्या ये रवैया दुरुस्त है? नहीं, ये रवैया तो कतन दुरुस्त नहीं है। और जैसे हम बात करते रहे पहले भी कि अगर आप वहां पे कोई बहस मुबाहिसा करते हैं तो उसका ताल्लुक कोई आपकी लेजिस्लेशन से होना चाहिए, कुछ उन मामला से होना चाहिए जो कौमी मसाइल हैं उनसे बात होनी चाहिए उन पे। लेकिन मुश्किल यही है कि यहाँ पे हम इसी तरह कोई ना कोई आपस का झगड़ा लेके बैठ जाते हैं। और वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा शुरू में आके, वो कहते थे कि जनाब ये चोर डाकू हैं, और ऑपोजिशन को बुखार था कि हमने हुकूमत हटानी है, उनका बुखार भी उतर गया, गवर्नमेंट भी थोड़ा पीछे हट गई, तो मामला बेहतर हो रहा है कि अब ये निकल आए मैदान में और उन्होंने कुछ ऐसी फजूलियात किस्म की बोलनी शुरू की। अब ये जो है कि ये लॉबिंग कर रहे थे पूरे दुनिया में भी कर रहे होंगे, यहाँ पे मौलाना फजल रहमान भी हैं जो जाके अमेरिकन एम्बेसी में मिन्नतें करते रहे कि जी हमें बनवा दें। तो क्या उसके कहने से कि जनाब हमें उधर बनवा दें, तो उससे ज्यादा घिनौना काम ये करते रहे अगर इन्होंने कहा भी है। और आपने जो बनाया था अब वो यूसुफ गिलानी, उसकी बुनियाद क्या थी? क्या वो इससे ज्यादा ताबेदारी करता था इसलिए उसको बनाया? हरकत उसकी देखें आप यूसुफ गिलानी की, तो जो आपकी चॉइस थी वो भी इंतहाई गंदी खलीस चॉइस थी। और अगर आप इस शख्स को कह रहे हैं तो वो कम से कम उससे तो बेहतर ही था अगर उसने अपना को मांगा। तो सियासत लोग करते इसी वजह से हैं कि वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं, वो बड़े से बड़ा ओहदा लेना चाहते हैं, उसके लिए वो हर तरह के हरबे भी इस्तेमाल करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये होता है और होता रहेगा। हाँ, नई बात या बुरी बात वो है जब आप जाके किसी बैरूनी कुव्वत को ये कहते हैं कि मेरी मदद करें, जैसे लोग अमेरिका से मदद मांगते हैं या मांगते रहे हैं, वो दुरुस्त नहीं है। ये अंदर अगर अपने मुल्क में कोई लॉबिंग कर रहा हो सकता है। बाज़ लोग अभी कहते रहे कि जनाब शाह महमूद कुरैशी जो है वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। अगर वो बनना चाहते हैं तो उनकी ख्वाहिश है, इसमें बुराई क्या है? सियासत में ये सारा सब लोग यही कुछ करना चाहते हैं, इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। आप किसी से अगर कोई अच्छी कोई वजारत उससे वापस ले लें तो आप देखेंगे कि अगले दिन उसकी वफादारी कमजोर पड़ गई हो, वो खुड़ी खुड़ी बातें करनी शुरू कर देगा उसी पार्टी का, और आपको ऐसे ऐसे जुमहनी जुमले सुनाएगा जिससे लगता है कि ये पार्टी छोड़ने वाला है। तो ये सियासत है यहाँ की इसी किस्म की। तो इसको क्या मैं समझता हूँ, ये नॉन प्रोडक्टिव, यूजलेस और बेकार किस्म की गुफ्तगू थी जिसको वहां नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनबीसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो सूरत हाल देखते ही रहते हैं, लेकिन असेंबली में आईना ना देखने मगर दिखाने की ये रवायत आपके नजदीक ठीक है? मेरा ख्याल है कोई इसकी बुरी बात नहीं हुई, हक़ाइक़ बयान किए गए हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, और ये मुझे पता है बहुत अच्छी तरह। यूसुफ गिलानी साहब भी उम्मीदवार थे, मखदूम अमीन फ़हीम भी उम्मीदवार थे, और बहुत तगड़े उम्मीदवार थे ये लोग। और बाकायदा जब यूसुफ रज़ा गिलानी का इंतखाब हुआ है तो मैं था असम्बली में, और उससे पीछे थे मखदूम अमीन फ़हीम साहब, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा गिलानी देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तो ये है। तो अब शाह महमूद साहब तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, इतने एम्बिशियस हैं कि वो वजारत ख़ारजा छोड़ के वजारत मज़हबी अमूर में चले जाते हैं, उर्स कराते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ शिरकत करते हैं, पैसे वैसे भी आते हैं, नजराने भी आते हैं, देख रहे हैं आप टीवी के ऊपर। अच्छा, उन्होंने जो बातें की, बिलावल का जो स्टाइल बदला है इस एक साल में वो देखा है, गौर करें। और शाह महमूद साहब को जो गुस्सा आना शुरू हुआ है उसको भी गौर कर लें आप। वो कितना खूबसूरत जेस्चर है शाह महमूद साहब का। ये इतना सा था, बिल्कुल बच्चा इतना सही होता है भाई, बच्चा इतना सही होता है और इतना सही बड़ा होता है। वो क्या कहता इकबाल ने कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। वाह। तो बेनज़ीर भी तो आई थी ना, उसको भी कहा गया था कि बच्ची है, तो उसको भी उर्दू नहीं आती थी। तो बहुत से वाक़यात हैं। मैं समझता ये हूँ कि मुझे वो रात याद है, मैं न्यूज़ रूम में था कि जब इत्तला मिली कि जनाब मखदूम शाह महमूद साहब दिल्ली में फंस चुके हैं। अजमल ख़ान साहब का वाक़या हो चुका था, होटल ताज पे अटैक हो चुका था,
और दिल्ली में परेशान थे। मैंने दिल्ली फ़ोन किया, लोगों से बात की, उनका बहुत सख्त परेशान है और बहुत बुरा हाल है। फिर हमें इत्तला ये आई कि बाबा जरदारी ने, बिलावल के बाबा जरदारी ने फ़ौज से दरख्वास्त की कि खुसूसी इंतज़ाम करें, हमारा वज़ीर ख़ारजा फंसा हुआ है। तो वो बाबा की वजह से वापस भी आ गए वो, वरना 4-5 रोज़ वहाँ फंसे रहते वो। तो ये होता रहता है ऐसी बातें। झलकियों में अखबार में अगर काम किया हो आपने तो झलकियों का एक अलग चैप्टर होता है, वो उनमें आती हैं, उनमें आनी चाहिए। ये हल्की फुल्की मौसीकी, ये कहते हैं ना शेख रशीद साहब, ये हल्की फुल्की मौसीकी है, ये बजनी चाहिए, लेकिन इसको बदतमीज़ी की हद तक नहीं पहुँचना चाहिए, मारपीट तक नहीं पहुँचना चाहिए। अभी पिछले दिनों जो कुछ हुआ कौमी असम्बली में, और जिसका असर तमाम असम्बलियों ने लिया सिवाय पंजाब असम्बली के, वो बदतमीज़ी की आला मिराज थी, वो गुंडागर्दी की मिराज थी। बलूचिस्तान में जो हुआ वो आपके सामने, सिंध में जो हुआ वो आपके सामने। वो कह रहे हैं हम जनाजा ले आए। जनाजा तो अजीब एक तरह लकड़ी का होता है ना, ये तो गद्दे वद्दे सब ले आए थे, मगर हुक्का भी लाने वाले थे, शायद हुक्का पे बैठ के पियेंगे। तो नॉन सीरियस एटीट्यूड ये होता है कि आप पलंग ले आएँ, आप चले बैनर ले आए, लेकिन पलंग ले आए और गद्दे भी ले आए, क्या तुक थी इसकी? आप देख लें वहाँ सूरत हाल क्या है। तो कौमी असम्बली से वो इंस्पायर हुए। अगर कौमी असम्बली ने आज अच्छा मैसेज दिया है तो मुझे यकीन है कि आगे अच्छा जाएगा मैसेज। ठीक है, यानी आपके नज़दीक की हल्की फुल्की मौसीकी है जो कि होती रहनी चाहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले से आगे बढ़ाएंगे, इसी टॉपिक पर रहेंगे और तमाम एनालिस्ट की राय भी लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर नाज़िम महमूद साहब, आप क्या समझते हैं कि सियासत को पसे पुष्ट डालकर ज़ातियात पर उतर आना, क्या ये दुरुस्त रवायत है? देखें, जो इल्ज़ामात हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि उसमें अल्फाज क्या इस्तेमाल किए गए हैं। मेरे ख्याल में ये रवैया, मैं चुगताई साहब से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ, को इतना ख़राब नहीं था, इसलिए कि इसमें कोई गालम गलोच नहीं हुई, एक दूसरे को गालियाँ नहीं दी गई। अच्छा, जो तंज़िया अंदाज होता है, जो सियासत का एक दूसरे के बारे में कहा जाता है कि भाई आपने, वो वेस्ट में भी होता रहा है। बड़े बड़े सियासतदान जो है वो एक दूसरे पर तंज करते रहे हैं। चर्चिल के बेशुमार वाक़यात मशहूर हैं। अमरीकी सदूर, जो दुनिया की इस्टेब्लिश्ड मुसल्लम जमहूरियतें हैं, वहाँ भी एक दूसरे पर तंज किया जाता है। तो आज इतना मेरा नहीं ख्याल है कि इतना कोई ख़राब, हाँ वो ज़रूर ख़राब था कि जिसमें एक दूसरे को गालियां दी गई, वो बजट की किताबें फेंकी गई, हाथापाई पे उतर रहा है, वो रवैया गलत था। ये तो एक सियासत का हिस्सा है। अगर आप किसी पर तंजिया भी कह रहे हैं, हाँ, अगर पूरी सियासत सिर्फ इसी के गिर्द घूम रही है तब तो गलत है, क्योंकि असल बात यही है कि आपको असल में तो अहम वाक़यात और नज़रियात और मसाइल पे बात करनी चाहिए। लेकिन अगर कभी कभार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो मैं नहीं समझता कि आज कोई रवैया गलत था। तो मेरा जवाब तो है हाँ में, कि ठीक था। अच्छा, अब लेकिन देखना यह है कि इन दोनों में, जैसे अब ये पेश किया जाता है, असल में मीडिया का भी रोल होता है कि वो पेश इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे ये जमहूरियत नाकाम हो गई है, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, खड़े हो गए, लड़ाई हो गई। खड़े ही होंगे, जाहिर है, खड़े होकर बात करेंगे, उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन जो रवैया मैं अगर देखता हूँ, जो मैं तंज की बात कर रहा था, देखें, हंसते हुए जो बिलावल का रवैया था वो बहुत ज़्यादा बेहतर था। वो हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब को देखें तो वो, मुझे वो मीर का शेर याद आता है कि वो देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। तो उनके चारों तरफ से धुएं उठ रहे थे, यानी वो पता नहीं, अच्छा जब से, हाँ, ये चारों तरफ से उनके धुएं उठ रहे थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उनको असल में शायद एक, जिसको कहते हैं ना, एक सेंस ऑफ अंडर अचीवमेंट है कहीं पर। अंडर अचीवमेंट का मतलब ये कि शायद ये पाकिस्तान की तारीख के नाकाम तरीन वज़राए ख़ारजा में शुमार होंगे। ये कोई हासिल नहीं कर पाए, वज़ीर आज़म तो खैर बन नहीं पाए, बन पाए या ना पाए वो भी अलग बात है, लेकिन बहैसियत वज़ीर ख़ारजा के भी बड़े बड़े वाक़यात हो गए, ये क्या कर पाए हैं। यानी कश्मीर का इतना बड़ा वाक़या हो गया, सिवाय 2-4 फ़ोन खड़काने के और कुछ नहीं कर सके। इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ कोई खुली बात नहीं कर पाते। कम अज़ कम इनके वज़ीर आज़म तो खुला कह देते हैं ना। उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन शहीद है, इमरान खान कह चुके हैं। इनसे जब पूछा गया तो बाद में वहाँ गोल मोल करके कि जी लेट इट पास। भाई, अगर आप एक रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो खुल के कहें कि जिसको सारी दुनिया दहशतगर्द मानती है, आप कहें कि दहशतगर्द था। लेकिन आप अपनी खाल बचाना चाहते हैं कि नहीं, इधर भी सही हो जाए, उधर भी सही हो जाए, इसीलिए हम पे दोगलेपन के इल्ज़ाम लगते हैं। तो ये अंडर अचीवमेंट शदीद किस्म की उनमें है। और अगर माजी भी देखें, बिलावल के पूरे ख़ानदान की कुर्बानियाँ हैं, उनके वालिदैन
जेलों में रहे हैं, उनके घराने के लोग शहीद हुए हैं जमहूरियत के लिए, उनका एक पूरा 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने क्या कुर्बानियां दी हैं? इन्होंने हमेशा मफादात की सियासत की है, जहां इनको वजारत नजर आती है वहां चले जाते हैं, और जब ये इमरान खान प्रोजेक्ट आया, पीटीआई प्रोजेक्ट आया, तो ये पीटीआई में शामिल कर दिए गए और अब इस इंतजार में है कि कब वज़ीर आज़म बने। तो ये इसमें आज का जो वाकया था, इसमें मेरे ख्याल में हर हालत में बिलावल जो थे वो विनर थे, उनका अच्छा रवैया और अच्छी बातें थी। हाँ, इनको शाह महमूद कुरैशी को अपना ये गुस्सा जरा सा कम करना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये सियासत का हिस्सा है। अच्छा अतर, जैसा कि बिलावल भुट्टो ने आज शाह महमूद कुरैशी पर कुछ इल्जामात लगाए, आपके नज़दीक इन इल्जामात में कितनी सदाकत है? क्या वाकई शाह साहब जो हैं वो इमरान खान के लिए खतरा साबित हो सकते हैं? देखिए, कोई भी जो सियासतदान होता है, जिस तरह पहले भी यहाँ पे बात हुई, उसकी कोशिश होती है कि मैं जितना ज्यादा प्रोग्रेस कर सकूं मैं करूं, इसमें कोई मजायका नहीं है। अब बिलावल साहब ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये कैंपेनिंग कर रहे थे या ये इस तरह की लॉबिंग कर रहे थे कि इनको वजीर आजम बनाया जाए। अब प्रॉब्लम क्या है इस सोच में? प्रॉब्लम ये है कि बिलावल हो जाए या मरियम हो जाए, वो ये समझते हैं कि इस मुल्क में कोई स्पीकर बनता है, इस मुल्क में कोई सेनेटर बनता है, इस मुल्क में कोई वजीर खारजा बनता है तो वो हमारे सदके से बनता है। वो आगे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा लॉयल हो। वो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट भी कहे कि स्विट्जरलैंड को खत लिखो तो तुमने खत नहीं लिखना, इसलिए कि तुम हमारे लॉयल हो, रियासत पाकिस्तान के लॉयल नहीं हो। इन लोगों ने जो सफीर लगाए, बरतानिया में जो सफीर लगाया, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ये हुआ कि वो पाकिस्तान के सफीर थे या बरतानिया के। अमेरिका में जो सफीर लगाया, उनकी क्या स्टोरीज हैं वो भी आपको पता है। तो इस तरह की बहुत सारे इश्यूज हैं। ये लोग ये समझते हैं कि हर कोई हमारा जाती मुलाजिम है। तो ये जो इनके अंदर बादशाना सोच है ना, दोनों खानदानों के बच्चों में, ये एक बहुत बड़ा इशू है। बाकी अगर बिलावल के ऊपर आप आए ना, मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि बिलावल एक प्रोग्रेसिव सियासतदान है। अगर वो अपनी सियासत करते ना तो बिलावल आज हमें एक मुख्तलिफ आपको बिलावल नजर आता। आप इनकी पिछली तकरीरें सुने, चाहे माइनॉरिटीज के राइट्स हो, चाहे दीगर जमातों के से मुतल्लिक उनका रवैया हो, बिलावल ने एकदम से एक बहुत बड़ा चेंज लिया। और वो क्यों चेंज लिया है? जो पीछे से उनको डिक्टेशन आती है। अब प्रॉब्लम यह है कि बीबी भी जब यंग थी वो भी सियासत में आई, उनके ऊपर भी बहुत बातें होती थी, लेकिन बीबी की एक गुड लक थी। बीबी का ये गुड लक थी कि बीबी भुट्टो की बेटी थी। बिलावल का ये मसला है कि बिलावल जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, वो जरदारी के बेटे हैं। उनके ऊपर जो बैगेज है ना जरदारी साहब का और उनकी सियासत का, इसलिए कि आप मगरबी अखबारात भी उठा लें तो मगरबी अखबारात में ये हेडलाइंस छपती हैं कि जरदारी साहब आ रहे हैं, आप जब हाथ मिलाएंगे तो बाद में अपनी घड़ी चेक कर लेना। ये मगरबी अखबारात में छपी हैं ये खबरें, और अभी भी छपती हैं। मिस्टर 10% उनको कहा जाता है। तो ये इशू है बिलावल का। बिलावल के ऊपर जो बोझ है उनके वालिद की सियासत का, उसके अंदर वो दब के रह गए हैं और उनकी अपनी सियासत मसख हो गई। अगर वो खुद जो उनकी अपनी प्रोग्रेसिव सोच है उसको सामने लेके आए, अपनी सियासत करें, तो मैं समझता हूं कि बिलावल इस मुल्क में एक बेहतरीन सियासतदान साबित हो सकते हैं। ठीक हो गया नाजिर साहब, आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब, आपके नज़दीक सख्त अल्फाज का जो चुनाव है, क्या ये दुरुस्त रवैया है? देखिए अपना शाइस्ता, जब आप कौमी असेंबली में जाते हैं ना तो आप कोई वहाँ पे पिकनिक करने के लिए नहीं जाते। वो टैक्स पेयर की मनी होती है जो आपको पर्क्स और आपको सैलरीज वगैरह वहाँ से मिलती है। वहाँ पे आपको जाके आवाम की और पाकिस्तान की बात करनी है। अगर आपने पॉइंट स्कोरिंग करनी है और एक दूसरे को नीचा दिखाना है तो भाई पार्लियामेंट के बाहर कहीं और कैफेटेरिया में जहाँ मर्जी आप एक दूसरे को करें। जब शिकवा होगा तो जवाब शिकवा तो होगा। बिल्कुल अतर ने सही कहा कि बिलावल हैज़ लॉन्ग वे टू गो। अभी उनकी जिस तरह उम्र है उनमें पहले से ज़्यादा मेच्योरिटी आती जा रही है, लेकिन वो दूसरों की बातों पे ज़्यादा, जिस तरह उन्होंने जुल्फी बुखारी के बारे में बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। जब भी कभी पाकिस्तान की सालमियत की बात आए तो अपोजिशन को हमेशा साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल जब आप पार्लियामेंट में जाते हैं, दुनिया आपको देख रही होती है, तो वहाँ अपनी पॉइंट स्कोरिंग ना करें, वहाँ पे बेहतरी की बात करें। इंतखाबी इस्लाहत है, उसके अलावा आपको कानून में इस्लाहत लेके आनी है, बेशुमार चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की दुरुस्त करने वाली हैं। वो टाइम अगर आप वहाँ पे वेस्ट करें, उसके ऊपर अपनी एनर्जी लगाएं तो वो बेहतर होगा। इस तरह की बातें करके, ये रऊनत वाली बातें कि जब हमारा वजीर खारजा था, ये क्या होता है? आप कहें जब पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ये वजीर खारजा थे, जिस तरह हमें हमेशा नासिर बेग चुगताई ने अल्फाज के चुनाव के बारे में दर्ज दिया। एक दिन मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उन्होंने मुझे ऑन स्क्रीन डांट दिया था। तो हम सीखते हैं कि अल्फाज का चुनाव होना चाहिए। जब भी आप असेंबली में बात कर रहे हैं, आपको दुनिया देख रही है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो इंडिया है वो इस तरह के वाकयात को बहुत ज़्यादा तशहीर करता है। उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो कम से कम पार्लियामेंट लेवल पे जो है ना, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम होने चाहिए। ठीक है नाजिर साहब, आपका क्विक कमेंट, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना। हाँ, बस मैं यही जो
अभी अथर ने बात की कि बेनज़ीर की गुड लक थी, मैं उस पर ज़रा सा कहना चाहूँगा कि देखें, गुड लक बेनज़ीर की कोई नहीं थी, वो ये बेनज़ीर हों और ना इनकी थी। बेनज़ीर वो सियासतदान थी जिनकी सॉलिड अपने बाप से भी ज़्यादा, भुट्टो की इतनी जद्दोजहद नहीं थी सियासत के लिए जितनी कि बेनज़ीर ने थी। बेनज़ीर ने तो 11 साल एक फ़ौजी आमर के ख़िलाफ़ पूरी जद्दोजहद की है, जेलों में रही हैं, नज़रबंद रही हैं, इंतहाई शदीद किस्म के नामसायद हालात का सामना किया है। तो बेनज़ीर की सियासत में आमद को बिल्कुल गुड लक नहीं कहा जा सकता, ना ही बिलावल किसी गुड लक के नतीजे में आए। गुड लक ये नहीं होती कि आप इतनी कम उम्र में अपनी माँ को खोदें, वो भी इतनी बड़ी माँ को। गुड लक यानी खुशकिस्मती। पर जो सियासत में आते हैं या इख्तियार में आते हैं, वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जैसे सियासतदान तो खुशकिस्मती से आ सकते हैं। वो कोई जेल में नहीं गए, कोई जेल में नहीं गए, कोई जेल में नहीं गए, किसी ने कोड़े नहीं खाए, कोई नामसायद हालात का सामना नहीं किया। इनको तो प्लेट में रखकर दिया गया है, ठीक हो प्लेट में रखकर पेश किया गया है। वो किसी ने बेनज़ीर को पेश नहीं किया था, किसी ने बेनज़ीर को इख्तियार हाथ में पेश नहीं किया था। उन्होंने सियासत करके, जमहूरी सियासत करके, जेलों में रहकर। क्या कह रहा हूँ भाई? ठीक है, जनरल साहब आप कुछ एक के बाद एक बात कर लो। जनरल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो है ही नहीं, ये विरासत में मिलती हैं, ये कारोबार है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है, ये विरासत में मिलती हैं आपको, दुकानें हैं आपकी, इसलिए गुड लक है। ये दौलत आपके पास ट्रांसफर होती है। सर कारोबार तो और भी बहुत चल रहा है, कारोबार तो पूरी कराची की जो मुझे ब्रेक पर जाना है, कथा कराने की माफी चाहूंगी, मुझे ब्रेक पर जाना है। सियासत के रवैये चलते रहते हैं, तंजबाजी होती रहती है, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहनी चाहिए, ये तमाम हमारे एनालिस्ट का मानना था। बिजली के बहरान पर बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, मुल्क में गर्मी बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है, जबकि बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया है। शदीद गर्मी के मौसम में शहरों में 8 और दही इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। वजारत तवानाई का मौकफ यह है कि गैस और पानी की किल्लत के बायस पैदावार में कमी का सामना है। दूसरी तरफ अपोजिशन समेत सारे ही हुकूमत को याद कराने में मसरूफ हैं कि साबिका हुकूमत पर इजाफी बिजली पैदा करने के जो इल्जामात लगाए जाते रहे, उनमें अगर सच्चाई है तो अभी बिजली पूरी करे। हमारा सवाल यह है कि बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया, क्या गर्मी की शिद्दत बढ़ने से यह मामला मजीद खराब हो सकता है? अतर, आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भी गर्मी आती है इस किस्म की सूरत हाल हमारे सामने होती है। गर्मियों से पहले हमें बार बार ये बताया जाता है कि जी वाफर मिकदार में बिजली मौजूद है, बिजली सरप्लस भी है, लेकिन एकदम से फिर हम वही देखते हैं कि कुछ अरसा तो उसको मैनेज किया जाता है, लेकिन उसके बाद वही आवाम के सर के ऊपर लोड शेडिंग का अजाब जो है वो नाजिल हो जाता है। अब इसको मैनेज किस तरीके से करना है, अब समझ नहीं आती कि हुकूमत एक तरफ से ये बताती है कि जी बिजली भी मौजूद है, लेकिन वो अगर आप ग्राउंड पे देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो जिनको इससे इस वक्त उनके घर पे बिजली नहीं आ रही। देहात में तो बुरी हालत है, कुछ इलाकों से रिपोर्ट्स हैं कि 7-7 8-8 घंटे भी बिजली नहीं आ रही। तो ये हुकूमत ने मैनेज करना है, जिस तरीके से भी करना है, बिजली कम है या ज्यादा है, या तो खुल के बता दें और इसको बेहतर तरीके से मैनेज करें, क्योंकि वक्त की कमी है। जी मैंने कहा हुकूमत को इसको बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट में इश्यूज करना चाहिए। एनबीसी, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिजली बहुत है, गैस नहीं है, बिजली बहुत है, ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है। ट्रांसमिशन लाइंस नहीं बनाई गई 3 साल में, उस पर इल्ज़ाम था बिजली बहुत थी, लाइन नहीं डाली गई, अभी तक लाइन नहीं पड़ी है। गैस हमारे पास ख़त्म हो गई, इसलिए ख़त्म हो गई कि हमने ड्राइव डॉक शुरू कर दिया। एक टर्मिनल था, उसको बंद कर दिया हमने मरम्मत के लिए। तहलका मच गया पूरे पाकिस्तान में, इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, पेशावर में घरों में गैस नहीं है। लाहौर की सूरत हाल भी मेरा ख्याल है यही है, मुझे पता नहीं इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, लेकिन गैस ना होने से इंडस्ट्री बंद हो रही है। वो इंडस्ट्री जो फिलहाल नॉन एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्री है, बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और इसको किसी ने नहीं चेक किया और इसको होने दिया। ठीक हो गया। जनरल साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, काफी सारे मसाइल। मैंने 2 रिपोर्टें देखी थी, एक वर्ल्ड बैंक की है और एक अमेरिकन ने बनाई थी रिपोर्ट। अमेरिकन ने तो यही कहा कि आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये बहुत पुराना है, इसको अपग्रेड करें। आज जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि पाकिस्तान में तकरीबन $3 बिलियन की बिजली चोरी, ये गैस चोरी होती है।
गैस इधर ही है, लेकिन असेंबलियों में बैठे हुए लोग भी हैं जिनकी भट्टियां और इस तरह के हैं, वो चोरी करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा इशू है यहाँ पे, वो इसके ये जो बिल्स वगैरह इनकी रिकवरी का, कलेक्शन का पैसे की कमी रहती है, दरियाओं में पानी की कमी का मसला है। तरबेला के 14 टर्बाइन में से इस वक्त सिर्फ 4 टर्बाइन चल रहे हैं आज, 10 टर्बाइन उसके बंद है, पानी नहीं। तो ये इशू भी हैं जहाँ पे आप गैस हो तो मेरा ख्याल है कि पानी वाला मसला आप पूरा कर लें उधर से, या फिर आप ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, शाइस्ता, आप देखें कि वही जो साबिक सदर अयूब खान के दौर में डैम्स बने थे वो अभी तक काम आ रहे हैं, उनसे बिजली पैदा की जा रही है। तो ये जितनी हुकूमतें गुजरी हैं इन्होंने डैम्स के ऊपर काम नहीं किया। हमें डैम्स पे काम करना पड़ेगा। कुछ डैम्स इस वक्त बन भी रहे ताकि सस्ती बिजली प्रोवाइड की जा सके, और बिल्कुल जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उनको भी बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बिजली जो है ये नाकिस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की वजह से ज़ाया हो जाती है। ठीक है, डॉक्टर नाजिर साहब। जी, जवाब मेरा हाँ में है। मजीद ये ख़राब हो सकता है, और इसीलिए होगा कि अभी तक इनकी कोई जामे मनसूबाबंदी नज़र नहीं आ रही। एक तो पहले इन्होंने इख्तिदार में आने से पहले जो इनके 20-22 साल का काम था वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने क्या प्रिपरेशन की, क्या तैयारी की, कुछ भी नहीं थी। अच्छा, और इन 3 साल में भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई। अच्छा, करना क्या था? अब करना है, आपके देखें रिन्यूएबल एनर्जी का दौर है, इतनी हमारे पास सोलर एनर्जी, इतनी शमसी तवानाई बेशुमार मौजूद है। विंड कॉरिडोर हमारे पास सिंध और बलूचिस्तान में मौजूद है। ना विंड कॉरिडोर पे कोई मेजर काम हो रहा है, ना सोलर एनर्जी पे काम हो रहा है। अच्छा, गर्दिशी कर्जे ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, गैस और फ्यूल की सप्लाई ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो पूरी तरह से एक हुकूमत की नाअहली है। जब तक कि ये नाअहल लोगों की टीम हटेगी नहीं और इसकी जगह एक बेहतर टीम नहीं लाई जाएगी जिनको चीज़ों का पता हो, ये मसला हल नहीं होगा। ठीक है, यानी प्रॉपरली प्लान करने की जरूरत है, वरना मामला मजीद खराब हो सकता है। हमारे तमाम एनालिस्ट का मानना यही है। नाज़रीन, इसी के साथ मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।